हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो बिहार शिक्षक बहाली के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसका टेस्ट सीरीज नंबर 4 करने वाले हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज किससे चल रहा है, समान अध्ययन का चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। हम लोग जो है जिन प्रश्नों को हल करेंगे उनके एग्ज़ाम में आने के प्रबल चांस हैं और अन्य एग्जाम्स में भी आ भी चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है बीपीएससी पैटर्न पे होगा और जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का पोस्टमार्टम होगा। मैं कुछ बिंदुओं को बताऊंगा उनसे संबंधित जो क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह से चलेंगे तो सिलेक्शन होना जो है तय है। सामान्य अध्ययन में आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न संविधान से है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का गठन जो है किस वर्ष हुआ है? हिमाचल प्रदेश का गठन जो है किस वर्ष हुआ है? 1953 में, 1960 में, 1963 में, 1966 में या 1971 में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है वो हुआ है यानी कि 1971 में गठन हुआ है। हिमाचल प्रदेश जो है पहले पंजाब का क्षेत्र था, पंजाब से काट के जो है इसको बनाया गया है। तो अभी तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लिए हैं, लेकिन अन्य राज्य भी जो बने हैं आज़ादी के बाद उनको देखना जरूरी है। 1953 में कौन बना है? आंध्र प्रदेश बना है। ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पे गठित हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 1953 में कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था, पहला बना था। और किसके आधार पर बना था? भाषा के आधार पर बना था। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र बने थे। पहले बम्बई प्रेसिडेंसी थी, उसी को काट के जो है 1960 में एक गुजरात बना और क्या बना? एक क्या बना? महाराष्ट्र बना। 1963 में क्या बना? नागालैंड बना। 1966 में क्या बना? हरियाणा बना। पंजाब से ही काट के हरियाणा बनाया गया। 1972 में क्या बना? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये 3 राज्य जो है 1972 में बनाए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। सिक्किम का गठन जो है किस वर्ष हुआ है? सिक्किम का गठन जो है किस वर्ष हुआ आपको बताना है। 1975 में, 1987 में, 2000 में, 2014 में, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका उत्तर हो जाएगा यानी कि 1975 में सिक्किम का गठन हुआ है। ये पहले जो है भारतीय टेरिटरी में नहीं आता था, बेकायदे वहाँ वोटिंग हुई, फिर से आर्टिकल 2 के तहत संविधान में इसको जो है अपनाया गया है। किसको? सिक्किम को। और कब अपनाया गया है? 1975 में। आगे बढ़ते हैं। अब इन राज्यों को भी देख लीजिए। जो मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है वो 1987 में जो है इसको राज्य का दर्जा मिला है। 2000 में कौन बना है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2000 में कौन बना है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2 जून 2014 कौन बना है? तेलंगाना। और तेलंगाना जो है सबसे लेटेस्ट बनने वाला राज्यों में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। भारत का संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? जो भारत का संविधान है अपने नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, नागरिकता पर निर्भर करता है कि कोई लेना चाहता है कैसा नागरिक, नागरिक पर निर्भर करता है, या कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है, ऊपर के ऊपर सभी। तो भारतीय संविधान जो नागरिकता देता है अपने नागरिकों को वो देता है एकल नागरिकता। ठीक है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को एकल नागरिकता देता है। और यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है अपने नागरिकों को दोहरी नागरिकता देता है। ये ध्यान रखना। तो फिलहाल इसका उत्तर ए हो जाएगा। और यूएसए जो है दोहरी नागरिकता देता है यानी कि राज्य के लिए अलग देता है। ठीक है, राज्य के लिए अलग देता है और सेंटर के लिए अलग देता है। ठीक है, 2 तरह की नागरिकता देता है कौन? यूएसए। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा। नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिया हुआ है। जो अपना संविधान है उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिया हुआ है। संसद को अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता देने और समाप्त करने तथा इससे संबंधित अन्य सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति है। देखिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि जो आपकी नागरिकता है
ठीक है। वो जो है सिटीजनशिप जिसको कहते हैं वो किस भाग में है, तो भाग 2 में है। कहाँ से किस अनुच्छेद में है, तो 5 से 11 तक के बीच में है, ठीक है। और अनुच्छेद 11 में क्या है, नागरिकता देने, समाप्त करने और इससे संबंधित जो भी मामले हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। सभी नागरिकों को राज्य के अधीन रोजगार अथवा किसी पद पर नियुक्ति संबंधी विषय में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। सभी नागरिकों को राज्य के अधीन रोजगार, ठीक है, और किसी पद पर नियुक्ति संबंधी विषय में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में। उत्तर हो जाएगा सही की अनुच्छेद 16 में जो है इसका प्रावधान है। बहुत लोगों के मन में आता है कि जब सबको समान अवसर दिया गया है तो ये ओबीसी, एससी और एसटी के लिए ये कहाँ से आरक्षण आता है, ठीक है। तो इसका प्रावधान जो है 15(4) और 16(4) में दिया हुआ है। आप लोग डिटेल में जाके कहीं से पढ़ सकते हैं बुक से, ठीक है। इनके लिए आरक्षण का प्रावधान वहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जान लीजिए, जो भी अनुच्छेद हम लोग ऊपर डिटेल में बहस कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। ये जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। कहाँ पे है, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, ठीक है। जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 के बारे में हम लोग अभी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि अस्पृश्यता मतलब क्या है, छुआछूत कोई करता है तो जो है आप इसके खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि आप जो है कोई भी उपाधि लगा सकते हैं, लेकिन कोई अगर शिक्षा से संबंधित उपाधि है या मिलिट्री से संबंधित उपाधि है तो उसको आप नहीं लगा सकते हैं। बाकी किसी भी उपाधि को आप लगा सकते हैं, कोई भी टाइटल आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उत्तर हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसमें देखिए, इसमें जो है बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। आप लोग जब बिना हथियार लिए हुए शांतिपूर्वक कहीं धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी देश में कहीं भी किसी भी कोने में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, वहाँ जो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये सब प्रावधान जो है किसमें है, अनुच्छेद 19 में है। 19A, 19(1), 19(2), 19(3) ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। 19(1), 19(2), 19(3), 19(4) ऐसे करके प्रावधान दिया हुआ है। उसी के अंतर्गत जो है जो क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी 19 में ही दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले जो है जो अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण है, यानी कि आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, यानी कि कोई अपराध आप पे दोष सिद्ध होता है तो आपके लिए उसमें बचाव के संरक्षण के प्रावधान भी हैं, यानी कि आपको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप जो है अपने खिलाफ कोई गवाही करिए, ठीक है। अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है। आपके जो है ये मेनका गांधी वाला केस है तो उससे संबंधित है कि आपको जीवन कैसे जीना है, ठीक है। और उससे संबंधित उसमें इन्वायरमेंट के बारे में, प्राइवेसी के बारे में सब कुछ जो डिटेल में उसमें दिया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, यानी कि कोई भी आपको गिरफ्तार करने आता है तो आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है कि आप जो है हमको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं, वारंट है कि नहीं है, आप जो है इसकी जो है पूछताछ कर सकते हैं किसी भी पुलिसकर्मी से। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। ये किससे संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न होंगे 5, ठीक है। जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की, किसकी शुरुआत की, यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, या हेनरी विवियन डेरोजियो ने, ठीक है। इसकी शुरुआत किए थे हेनरी विवियन डेरोजियो, किसकी शुरुआत, यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत किए थे, ठीक है। तो इससे संबंधित जान लीजिए, इसकी शुरुआत वो कहाँ किए थे, 1826 में शुरू किए थे, ठीक है।
कहाँ किए थे, कब किए थे, 1826 में किए थे। डिरेजियो को आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि माना जाता है, ठीक है। 1826 में मूवमेंट शुरू किए थे और उनको जो है आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि माना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, हेनरी विवियन डिरेजियो को। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी को, ठीक है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो उत्तर हो जाएगा डी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद जी को कहा है। तो उनसे संबंधित प्रश्न है तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्रनाथ था। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। उन्होंने 1893 में शिकागो, अमेरिका में, शिकागो एक शहर है कहाँ का? अमेरिका का, आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। ये पूछा गया प्रश्न है। 1853 में किसने जो है शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था? तो वो किए थे विवेकानंद जी। 1896 में आयोजित में उन्होंने क्या किया? अमेरिका में वेदांत सोसाइटी का क्या किया? स्थापना किया। वेदांत सोसाइटी का स्थापना कब किया? 1896 में अमेरिका में। उन्होंने जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किया। इनके गुरु थे रामकृष्ण साहब, उनके नाम पे जो है 1897 में इस मिशन का स्थापना किया। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। किसने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? किसने जो है 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? मैडम ब्लवात्स्की ने, कर्नल ऑलकोट ने, एनी बेसेंट ने, ए और बी दोनों ने, ए और सी दोनों ने। तो हो जाएगा डी की ए और बी दोनों ने। ये किसका क्या किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पे? 1875 में। कहाँ पे? और न्यूयॉर्क में किया। किसने किसने? मैडम ब्लवात्स्की ने और कर्नल ऑलकोट ने। मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल ऑलकोट ने, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसके संबंधित, तो उनको जो है हम लोग जानने वाले हैं और जान रहे हैं, ठीक है, जो एग्जाम में आने के जिनके प्रबल चांस हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है 1882 में अडयार मद्रास में खोला गया, ठीक है। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय जो है 1882 में अडयार मद्रास में भी खोला गया। एनी बेसेंट जो है 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या बनी? सदस्य बनी और 93 में भारत आई, ठीक है। जो एनी बेसेंट थी वो 1889 में थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या बनी? सदस्य बनी और 93 में भारत आई। 1907 में जो है सोसाइटी के अध्यक्ष बनी, ठीक है। कर्नल साहब की मृत्यु हो गई, इसी दौरान इनको क्या बना दिया गया? सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1898 में किसने? एनी बेसेंट ने ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1916 में क्या बन गया? BHU बन गया, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। तो इस पॉइंट को हमें डिटेल में देखना है, ध्यान से देखना है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। जिन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? राधाकांत देव ने, गोपाल हरि देशमुख ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, MN जोशी ने, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा सी की गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या की? स्थापना की। कब की? 1905 में की। और ये क्या थे? महात्मा गांधी जी के, ठीक है, महात्मा गांधी जी के क्या थे? ये राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। महात्मा गांधी क्या थे? राजनीतिक गुरु। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ठीक है, राजनीतिक गुरु थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट जान लीजिए। राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की क्या की? स्थापना की। धर्म सभा की स्थापना की 1830 में। किसने? राधाकांत देव ने। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की कब? 1887 में। कहाँ पे? लाहौर में। सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभा या ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जो भी संस्थापक हैं और सन है आपको जो है और कहाँ पे हुआ है इसके साथ याद रखना है, ठीक है। बेहराम जी मालबारी ने 1908 में बम्बई में सेवा सदन की स्थापना की। किसकी स्थापना की? सेवा सदन की स्थापना की 1908 में बम्बई में। किसने? बेहराम जी मालबारी ने, ठीक है। देखिए, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको तो एग्जाम देना है, आपको इस वीडियो को कई बार देख के
नोट्स बना के एकदम रट जाना है, ठीक है, एकदम याद कर जाना है। जिन्होंने वर्ष 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की आपको बताना है। राधाकांत देव ने, गोपाल हरि देशमुख ने, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.एन. जोशी, इनसे कोई नहीं, उत्तर हो जाएगा डी यानी कि एम.एन. जोशी ने 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। तो अब प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं इधर और इधर उच्चतम शिखर है, तो कौन सुमेलित नहीं है उसको बताना है। एडीज का जो उच्चतम शिखर है एकोनकागुआ है, बिल्कुल सही है। एकोनकागुआ जो है एडीज का क्या है, एडीज पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। रॉकी पर्वत जो है अमेरिका में है। माउंट अल्बर्ट जो है उसका क्या है, उच्चतम शिखर है, बिल्कुल सही है। एटलस पर्वत का जो है उच्चतम शिखर कौन है, बेलुखा है। काकेशस का क्या है, एल्ब्रुस है, ठीक है, बिल्कुल चारों सही हैं। आल्प्स का माउंट मैकिनले नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। लेकिन इसका डिटेल में जानकारी हम लोग पढ़ेंगे कि आल्प्स का कौन सा है, ठीक है। तो जो आल्प्स का हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो है माउंट ब्लैंक, और जो अलास्का रेंज का है वो कौन है, वो है माउंट मैकिनले। अलास्का रेंज का कौन है, माउंट मैकिनले है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। पेटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है, वह किस महाद्वीप में स्थित है। पेटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है, वह किस महाद्वीप में स्थित है। माने कि पेटागोनिया का पठार कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, उत्तर हो जाएगा भी, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में जो है पेटागोनिया का पठार स्थित है। तो एक और जान लीजिए पठार संबंधित, जो पामीर का पठार है बहुत ऊंचा पठार है, ठीक है, उसको विश्व का छत कहा जाता है, ठीक है, यानी कि रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो विश्व का छत किसको कहा जाता है, पामीर के पठार को, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। कौन सा घास का मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है आपको बताना है। प्रेरी, पंपास, वेल्ड, स्टेम्पस, डाउन, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि वेल्ड जो है कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है। अब इस प्रश्न को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है घास से संबंधित जो हर जगह आता ही आता है। प्रेरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का और कनाडा में पाया जाता है। जो प्रेरी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या है, काफ़ी प्रेम है, इसलिए जो है वहाँ प्रेरी पाई जाती है, एक ट्रिक है याद करने का। पंपास जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील, देखिए तीनों जो है एक ही कंट्री है, इसलिए वहाँ पे याद कर सकते हैं। वेल्ड अभी पढ़े हैं, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। स्टेप्स जो है यूरेशिया में, स्टेप्स यूरेशिया में कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जो यूरोप है, यूरोप और एशिया, यूरोप से मिलकर बना हुआ है यूरेशिया, यूरोप और एशिया से मिलकर बना हुआ है। यूरोप में जो है किसी भी कंट्री में जाने में आपको वीज़ा नहीं लगता है, ठीक है। यूरोप में एक बार वीज़ा बन गया तो किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, यानी कि कहीं भी स्टेप रख सकते हैं। स्टेप में कदम होता है, तो स्टेप्स कहाँ पाए जाएंगे, यूरोसिया में पाए जाएंगे। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। देखिए विश्व के महाद्वीप में लगभग जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे निचले पायदान पे है, यानी डाउन में है, ठीक है। विश्व का महाद्वीप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है नीचे दिखता है, नीचे की तरफ दिखता है, तो डाउन्स वहाँ पाया जाता है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक बना के। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। किस महाद्वीप को सभी धर्मों का मुख्य भूमि से जाना के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ लगभग सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ लगभग सभी धर्मों के मुख्य रूप से लोग पाए जाते हैं। एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि एशिया महाद्वीप में जो है सभी धर्म के लोग जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। देखिए एशिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है। किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, जापान, बांग्लादेश, इराक, पाकिस्तान, मालदीव, तो उत्तर हो जाएगा, यानी कि मालदीव जो है एशिया का सबसे छोटा देश है। बड़ा देश कौन सा है इसी पर बता दीजिए, वो है रूस। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो है रूस। किस क्षेत्रफल की बात करें तो उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से जो है अभी कौन है, वो है चीन, ठीक है। चीन जो है सबसे बड़ा देश है किसका, एशिया का। आगे बढ़ते हैं, सामान्य विज्ञान के प्रश्नों पे आते हैं। केशिका क्रिया यानी कि कैपिलरी एक्शन किसके कारण होता है। जो
केशिका क्रिया होता है यानी कैपिलरी एक्शन होता है, किसके कारण होता है? सतह तनाव यानी कि सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठीय तनाव कारण, केशिका का पतलापन कारण, उत्प्लावन बल कारण, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो सरफेस टेंशन है, जो सरफेस होता है वो क्या करता है, मिनिमम क्षेत्र में एकत्रित होना चाहता है, उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। कोहेसिव फोर्स के कारण जो है सरफेस टेंशन उत्पन्न होता है, तो उसके कारण जो है कैपिलरी एक्शन उत्पन्न होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? अगर किसी पानी में, किसी बर्तन में, ठीक है, ये पानी के बर्तन मान लीजिए, और उसमें जो है पतली सी नलिका रखते हैं, कैपिलरी रखते हैं, तो उसमें जो है पानी का लेवल क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। मोटा होता है तो क्या होता है, नीचे भी दब जाता है। ये भी होता है, दोनों केस होता है, ध्यान रखना है। और ये क्या होता है, जो कैपिलरी एक्शन होता है, जो कैपिलरी एक्शन होता है उसकी हाइट होती है क्या, जो वो पाइप होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके, उसके रेडियस के। यानी कि रेडियस कम होता तो होगा तो हाइट बढ़ेगी, रेडियस अधिक होगा तो हाइट क्या होगा, घटेगा। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। द्रव की संयंत्रता यानी कि विस्कोसिटी पर तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है? अगर कोई द्रव है उसकी विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, तापमान को बढ़ाएंगे तो, ठीक है, अगर तापमान को हम बढ़ाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी घटेगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि जो विस्कोसिटी होती है तापमान बढ़ाने पे क्या होता है, वो घटता है, किसका, द्रव का। ध्यान रखना है, द्रव की बात हो रही है, द्रव की विस्कोसिटी घट जाती है अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो। एग्जाम की पॉइंट में देख लीजिए, जो अणुओं में संसर्जक बल है यानी कोहेसिव फोर्स के कारण जो है विस्कोसिटी उत्पन्न होती है। विस्कोसिटी क्या होती है, अगर कोई तरल पदार्थ है तो उनके बीच में अणुओं की जो है क्या होती है, एक घर्षण बल क्रिएट होता है, जो दूसरे लेयर को जो है क्या नहीं कर देते हैं, पास आगे नहीं बढ़ने देते हैं, रोकते हैं। कहने का मतलब रोकने की कोशिश करते हैं, जो तो वो जो है कोहेसिव फोर्स यानी कि एक तरह के अणुओं में लगने वाले बल के कारण जो है विस्कोसिटी उत्पन्न होती है। गैसों की विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर गैस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन वहीं अगर लिक्विड है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभी पढ़ चुके हम लोग, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये ध्यान रखना है, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घट जाएगी और गैस में टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। याद रखना है आपको। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। प्रेशर का सूत्र क्या है, ठीक है, P मैंने प्रेशर ही है, F मैंने फोर्स, A मैंने एरिया, F इंटू ए है, या P इक्वल टू F बाई ए है, P इक्वल टू M इंटू V यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, या M बाई V मास बटा वेलोसिटी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि प्रेशर वाला जो होता है वो फोर्स अपन एरिया होता है। फोर्स अपन एरिया मतलब कि, तो देखिए जो इसका वो सूत्र है, ठीक है, फोर्स अपन एरिया है प्रेशर का, और जो इसका वो निकालेंगे, SI यूनिट निकालेंगे, ठीक है, तो वो होता है फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किसका, प्रेशर का। तो जो प्रेशर का SI मात्रक है वो क्या है, पास्कल है, और उसी को क्या कहते हैं, पास्कल को ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। दबाव यानी कि प्रेशर जो है अदिश राशि है, यानी कि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अगर हमारी जो भी सीरीज है, अगर आप लोग उसको शुरू से देखेंगे तो सब टॉपिक भी क्लियर होगा और ये क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएंगे। टॉपिक के साथ जो है क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और अच्छे से अच्छे एग्जाम निकल जाएंगे। बैरोग्राफ का प्रयोग जो है का रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। जो बैरोग्राफ होता है वो उस पर जो है किसको रिकॉर्ड किया जाता है, द्रव की प्रवाह को, गैस की प्रवाह को, वायु दाब को, या वायु की वेग को। तो उत्तर हो जाएगा सी, की वायु दाब को जो है बैरोग्राफ पे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, जो इंस्ट्रूमेंट इसको नापता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैरोमीटर, यानी कि वायु दाब, मंडलीय दाब को नापने के लिए, यानी कि ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो नापता है उसको क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो बैरोमीटर होता है वो जो है वातावरण की भविष्यवाणी बताता है। भविष्यवाणी कैसे, जैसे अगर उसमें जो है पहाड़ी की हाइट एक बैग गिर गई, ठीक है, एक बैग गिर गई, तो इसका मतलब क्या है, एक बैग गिरने का मतलब क्या है कि वहाँ का जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक बैग कम हो गई, और जब कम हो गई तो बाहरी वातावरण का प्रेशर अधिक होगा, तो क्या हुआ, वहाँ पे चक्रवात आने के चांस बनते हैं। तो क्या कर रहा है, ये एक तरह से भविष्यवाणी कर रहा है कि अगर पहाड़ी की हाइट एक बैग गिर जा रही है तो जो है वहाँ पे चक्रवात आने के चांस बन रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बैरोमीटर जो है वातावरण की भविष्यवाणी भी करता है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। हवाई जहाज उड़ते समय पेन में स्याही क्यों लीक हो जाती है? हवाई जहाज में उड़ते समय जो पेन की स्याही होती है
हम लोग जो पेन यूज करते हैं बाल पेन, उसकी स्याही क्यों लीक रहती है, बाहर निकल जाती है? कम वायुमंडलीय दाब के कारण, या उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, या कम विस्कोसिटी के कारण, या उच्च विस्कोसिटी के कारण, कि इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर हो जाएगा यानी कि कम वायुमंडलीय दाब के कारण जो है स्याही क्या होती है, लीक हो जाती है। देखिए जब एरोप्लेन ऊपर चलता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो किसकी वजह से डेवलप होता है? वायु में जितने भी गैसेस हैं उनके दबाव कारण होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायु का जो घनत्व होता है वो घटता जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घटता जाता है। तो जो पेन है, स्याही है, उसका दबाव बढ़ जाता है और अपने आप जो है स्याही बाहर लीक कर जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।